हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो में आप क्या क्या जानिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसके जो टाइप्स होते हैं उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें एक मेन होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से कैसे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट प्रोसेस और एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सब हम सारे इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप शुरू से वीडियो में बने रहिए। वीडियो लंबा होगा बट इट्स ओके। पूरा कार्बोहाइड्रेट ए से लेके जेड तक पूरा हम इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही क्या लग रहा है, कार्बन और हाइड्रेट किसको कहते हैं, H2O को कहते हैं हाइड्रेट, मतलब ऐसा कार्बन जो पानी में पाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक कार्बन तो एक H2O। ठीक है, तो इसको अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो CnH2n। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। तो जैसे कि हम ग्लूकोज का लिख रहे हैं तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला होगा, n की जगह 6 कर दो क्योंकि उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस फार्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जितने भी ग्लूकोज हैं फ्रुक्टोज हैं उनका क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल वे में इसका डिफिनीशन देखते हैं। ये क्या है, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानते हैं, तो कार्बन के लास्ट में क्या होगा, CHO। कीटोन को कैसे पहचानेंगे, तो वो कार्बन के लास्ट में नहीं, कहीं बीच में होगा और वो डबल बॉन्ड बनाएगा, C+O। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगी। और क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, जो डेराइव होता है कब, हाइड्रोलाइसिस पे। ठीक है, देखिए ये है इसका एग्जाम्पल है, C+O बीच में है, मतलब ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। C+O कहाँ है, स्टार्टिंग के चेन में, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब नेमिंग करने के लिए, जैसा कि आपको पता है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए टेट्रा लगा है। और ओज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मिली मोनोसेकेराइड में क्या होता है, हम ओज से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 है इसलिए पेंट। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है इसलिए इसमें क्या लगेगा, ओज। तो क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप किसको कहते हैं। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जो ये बॉन्ड है ना इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अगर दो कार्बोहाइड्रेट को हम जोड़ेंगे तो उसमें कौन सा लिंकेज पाया जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ग्रीक वर्ड में क्या कहा गया है, सैक्रोन, जिसका मतलब क्या होता है, शुगर। तो हम स्टार्टिंग में ऐसे ही रफ बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में बांटा गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो कॉपर और आयरन को रिड्यूस करे, तो आपको याद नहीं रहेगा। इस रिड्यूसिंग शुगर जो मीठा होता है, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। नॉन रिड्यूसिंग में कौन सा होगा, तो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब ये मोनो, डाई और पॉली क्या होता है आगे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह का होता है, एक जो मीठा होता है, एक जो मीठा नहीं होता है। जो मीठा होता है मतलब जो शुगर का होता है उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, और जो मीठा नहीं होता है और जो रिड्यूस नहीं करता है उसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे कि पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, तो स्टार्टिंग में ही बताए थे क्या था इसका फार्मूला, CnH2n ON। ठीक है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। 2 हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है,
अब आते हैं इसके क्या में कि क्या कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ सी, एच और ओ रहता है? नहीं, कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी रहता है। सॉरी, फास्फोरस नहीं, फॉस्फेट और सल्फर भी रहता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप ये देख लीजिए कीटो ग्रुप क्या होता है और अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। पहले ही बता दिए थे। कीटो ग्रुप क्या होता है? 2 कार्बन के बीच में होता है, और अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? कॉर्नर में होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला बता दिए, CnH2O। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? सैकराइड या सैकरॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे जाने के पहले इसका मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, मोनोसैकराइड इसको 3 भाग में बांटा गया। अगर मोनो मतलब क्या होता है? एक। अगर कार्बन एक रहेगा तो उसको कहेंगे मोनोसैकराइड। ओलिगो मतलब क्या होता है? कार्बन 2 से लेके 20 तक। ठीक है, इसमें डाइसैकराइड भी आएगा। और पोली मतलब 20 से ज़्यादा जितने भी कार्बन हो वो पॉलीसैकराइड में आएंगे। ठीक है, तो मोनोसैकराइड होता क्या है? ये सिंपलेस्ट शुगर होता है जो हाइड्रोलाइसिस से भी नहीं टूटता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट शुगर है, ब्रेक कैसे होगा? यही बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ऐसे तो हम इसमें देखते हैं मोनोसैकराइड में मतलब मोनो मतलब एक कार्बन, लेकिन मेनली इसमें क्या होता है? 3 से 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले बताया, ये क्या होता है? शुगर इसका मतलब क्या होता है? शुगर की तरह मीठा। तो शुगर को देखने पे कैसा लगता है? उसमें कोई भी कलर नहीं है, तो कलरलेस हो जाएगा। वो कैसा शेप का होगा? तो क्रिस्टलाइन शेप का होगा। और शुगर को हम पानी में घोल सकते हैं, इसलिए ये कैसा सॉलिड है? वाटर सोल्यूबल सॉलिड है। ठीक है, तो मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसमें एग्जाम्पल में मेनली 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले आते हैं। ठीक है, जो 3 कार्बन, 3 को तो आपको पता है क्या बोला जाता है? ट्राई। और मोनोसैकराइड को के सुफिक्स में हम क्या लगाते हैं? ओज, तो ट्राई ओज। ठीक है, 4 कार्बन, 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा, तो टेट्रा ओज। 5 कार्बन पेंटा ओज। 6 कार्बन हेक्स ओज। ठीक है, तो हमें नेमिंग करने आ गया किसका? मोनोसैकराइड का। अब इसमें क्या कह रहा है? जो 3 कार्बन है ना, उसको दो नाम में दिया गया है। ठीक है, 2 तरह से अरेंज किया गया। अल्डिहाइड में रहेगा तो उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर कीटोन में रहेगा तो उसको कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अगर 4 कार्बन है तो ऐसे तो टेट्रोज कहे थे, लेकिन अगर दूसरा नाम उससे पूछा जाए तो इरिथ्रोज होता है। ठीक है, अगर 5 कार्बन रहे तो उसको राइबोज कहते हैं। राइबोज कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है? तो वो डीएनए में पाया जाता है। और कौन कौन सा मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल हो सकता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, अब आते हैं ओलिगोसैकराइड में। ओलिगोसैकराइड मतलब क्या है? इसमें 2 से 20 कार्बन होंगे। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइसिस पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये इसमें क्या होता है? 2 मोनोसैकराइड मिलकर एक ओलिगोसैकराइड या डाइसैकराइड बनते हैं। तो इसमें 2 मोनोसैकराइड क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो कौन सा वहाँ पे बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन मोनोसैकराइड प्रेजेंट इन नेचर तो कह सकते हैं ग्लूकोज। अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकराइड प्रेजेंट इन नेचर तो वो क्या हो जाएगा? डाइसैकराइड। और डाइसैकराइड में भी मोस्ट कॉमन कौन हो जाएगा? तो सुक्रोज। अगर मोनोसैकराइड बोलेगा तो मोस्ट कॉमन ग्लूकोज, अगर डाइसैकराइड पूछेगा तो मोस्ट कॉमन सुक्रोज। ठीक है, अब सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है? टेबल साल्ट है। ठीक है, तो सुक्रोज में कौन सा लिंकेज होता है? लिंकेज याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सुक्रोज में होता है, आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्या है समरी बता रही हूँ। सुक्रोज में जो लिंकेज होता है वो अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, क्या? अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कभी कभी ये जो ओलिगोसैकराइड है वो क्या करता है? नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ भी क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, और क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब ये जो सुक्रोज है जो हम पढ़ रहे थे, मेन जो होता है
उसका जो शेप अगर पूछेंगे तो कैसा होगा, तो इन्वर्स शेप का होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये अल्फ़ा कैसे बना, तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो के आगे बताएंगे। अभी सिर्फ समरी है। जैसे कि ग्लूकोज क्या से बना था, तो ये सुक्रोज बना था ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है डाइसैकेराइड का, तो लैक्टोज। लैक्टोज क्या से बनता है, तो लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। लैक्टोज मेनली होता कहाँ है, तो मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल, तो माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है, तो 2 ग्लूकोज को मिला के, देखिए सब कुछ 2 2 2 हो रहा है, इसलिए इसका क्या नाम है, डाइसैकेराइड नाम है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, मोर देन 20 मोनोसैकेराइड, ठीक है। और ये हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब पानी में डालेंगे ना तो ये सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। ये भी 2 तरह का होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पहले तो ये पता है नॉन रिड्यूसिंग है, और ये 2 तरह का होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये होमो कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है। अगर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि सेलुलोज, उसमें क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे मतलब 3 ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। तो वो सेम है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो ये हो जाएगा होमो में। और हेट्रो में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का मोनोसैकेराइड क्या होगा, जुड़ेगा। मोनोसैकेराइड या कोई प्रोटीन ऐसे जुड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में। तो ये क्या कह रहा है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है C6H12O6। तो इसको लिख दिया। लिखने का क्या प्रोसेस होता है, जो सिंपल चेन में लिखा जाता है ना, उसको फिक्सर प्रोजेक्शन कहते हैं। और अगर सिंपल चेन को साइक्लिक मतलब साइकिल में बदल दिया जाता है, उसको होवार्ड प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ग्लूकोज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहले क्या कीजिए, ऐसे पता है कि हमें क्या होता है, 6 ग्लूकोज होते हैं, कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन आप सिंपली लिख दीजिए। 2 3 4 5 6 कार्बन हम लिख दिए। अब आपको पता है एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अल्डिहाइड कहाँ पे रहता है, फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पर हम अल्डिहाइड लिख दिए। और जैसा कि हमें पता है ये कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3, इधर एक हाइड्रोजन लग गया, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा पर भी अब सारे में क्या होगा, OH रहेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाला में अगर हम राइट साइड दिए हैं, तो थर्ड वाला में लेफ्ट साइड OH देंगे। तो फोर्थ वाला में क्या देंगे, राइट साइड, और फिफ्थ वाला में राइट साइड, और सिक्स वाला में क्या, राइट साइड। समझ में आ गया। तो बस यही प्रोसेस है किसका, तो ग्लूकोज के लिखने का क्या, स्ट्रक्चर लिंकेज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम बना लिए, और ये होवार्ड प्रोसेस है। फिजिकल से होवार्ड प्रोसेस प्रोजेक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये चेयर स्ट्रक्चर है। लग रहा है ना कि चेयर की तरह यहाँ पे बैठने के लिए बनाया है, इसलिए ये चेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल प्रोजेक्शन में। फिजिकल प्रोजेक्शन होता क्या है, तो ये एक स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। इसमें कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, ठीक है। कोई भी साइकिल या कोई भी चेयर फॉर्म नहीं बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। होवार्ड प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो कार्बन 1 होता है वो राइट साइड में होता है, और वो बहुत दूर होता है, फारथेस्ट होता है। ये प्लेन ऑफ रिंग में बनता है, फ्लैट होता है, और ये साइक्लिक होता है, ठीक है। ये बहुत है। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना, ये मेन इसमें ये देखना रहता है क्या, तो हाइड्रोजन ऊपर है या नीचे है। ये ऊपर और नीचे है, इसका भी बहुत बड़ा काम है। आगे हम पढ़ेंगे एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स में हम ये देखेंगे कि कोई जो लिंकेज होता है दूसरे ये मोनोसैकेराइड के साथ, अल्फ़ा लिंकेज या बीटा लिंकेज। तो ये अल्फ़ा और बीटा लिंकेज कैसे होता है, ये सब ये होवार्ड का, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इस पर ही डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। देखिए होवार्ड में क्या रहेगा, अगर जो फिजिकल है वो 6 कार्बन का रहेगा, तो उसका होवार्ड कितने कार्बन का बनेगा, 5 कार्बन का। अगर वो 5 कार्बन का रहेगा तो बनेगा 4 कार्बन का, अगर ग्लूकोज है तो, ठीक है।
वही यहाँ पर दिखा रहा है। अगर 5 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, फुरानोज कहेंगे ये वाला। और अगर 6 कार्बन का बना है तो इसको पैरानोज कहेंगे। समझ में आ गया। अब इसका फिजिकल तो हवार्ड प्रोजेक्शन में जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है ना कि पहले स्ट्रेट चेन लिख दीजिए। चलिए हमने स्ट्रेट चेन लिख दिया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम H2O को बाहर निकालेंगे। तो कौन सा H2O, अगर अल्डिहाइड रहा, ठीक है, तो अल्डिहाइड रहेगा तो जो अल्डिहाइड है वो डबल बॉन्ड वाला, और नीचे से जो सेकेंड वाला कार्बन रहेगा उसका OH। समझ में आया। नीचे से ये जो कार्बन है उसका क्या है, OH निकालो सेकेंड वाला कार्बन का, और ऊपर का H निकालो, ठीक है। तो हम H इसको निकाल दिए और OH निकाल दिए, तो क्या निकल गया, H2O निकल गया। अब हमको क्या करना है कि ये OH, ये O को और इसको जोड़ देना है। कौन सा, कार्बन 5 को, कार्बन 1 को, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे लगेगा, तो पहले हम क्या करते हैं, कार्बन 1 लिखते हैं जो क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए। देखिए नीचे पिक्चर में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देंगे, ठीक है। अब कार्बन क्या है, तो ऑक्सीजन वाला ही कार्बन जो होगा वो पहला कार्बन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बन लिख देंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवा। और जो छठा कार्बन होगा ना वो पाँचवा से क्या होगा, अटैच होगा। क्यों, देखिए जो हमारा बॉन्ड बढ़ रहा है वो पाँचवा से लेके पहला तक बढ़ रहा है, और छठा क्या है, पाँचवा में अटैच है। तो बस सिंपली यही कर देना है। तो वो ये यहाँ पर किया है, ठीक है। तब ये दोनों में जो बॉन्ड बना है वो कैसा बना है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा कैसे पहचानेंगे, आपको पता है एनोमर्स। एनोमर्स में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ऊपर रहेगा तो क्या, देखिए जैसे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, नीचे है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, BUDA, बुधा, बीटा अपर, डॉन अल्फ़ा। मतलब कि अगर हाइड्रोजन ऊपर रहा तो बीटा कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन नीचे रहा तो वो अल्फ़ा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर में हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे। तो हम अपना पहले लिख लेते हैं, BUDA, बुधा। हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, तो हाइड्रोजन डॉन रहेगा तो कौन सा ग्रुप का रहेगा, अल्फ़ा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये OH कहाँ पे है, तो ऊपर में है, तो ऊपर में रहेगा तो क्या कहलाएगा, बीटा। तो देखिए एनोमर्स निकालना आप सीख गए। अब ये D क्या है, देखिए D और L दो होता है आइसोमर। जब सेकेंड नंबर पे कार्बन इनमें देखना रहता है, अगर सेकेंड नंबर पे कार्बन राइट साइड में रहा तो D। याद करने का तरीका, दीदी हमेशा राइट होती है। और अगर OH ग्रुप कहाँ रहा, लेफ्ट तरफ रहा तो क्या हो जाएगा, L। मेनली कार्बोहाइड्रेट मेनली ज़्यादा D फॉर्म में पाया जाता है, और जो हमारा प्रोटीन है वो मेनली L फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फिजिकल तो अवार्ड आप चेंज करना सीख गए। अब आते हैं अगला, इसका 2 फॉर्म और होता है, चेयर प्रोजेक्शन और क्या है, बोथ प्रोजेक्शन, ठीक है। चेयर प्रोजेक्शन जो होता है ना, मेनली रिगिड होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये मेनली किसके लिए होता है, तो हेक्सोज के लिए होता है। और जो बोथ है वो मेनली बल्कि सब्सटेंस, मतलब ज़्यादा जो बहुत सारे कार्बन अटैच हुए हुए हैं उनके लिए होता है, ठीक है। स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर जानने के लिए आपको क्या क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा D और L आइसोमर जो हमने बताया था। अगर OH ग्रुप राइट साइड में रहा तो D कहलाएगा, अगर OH ग्रुप सेकेंड नंबर कार्बन पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में रहा तो L कहलाएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही कंप्लीट कर दिया है। पायरेनोज और फुरानोज रिंग, अगर 6 कार्बन का है स्ट्रेट चेन तो उसका रिंग बनेगा 5 कार्बन का, तो जिसको कहेंगे पायरेनोज। अगर 6 कार्बन का रिंग है, ये 5 कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का चेन है और उसका रिंग अगर 4 कार्बन का बना तो उसको कहेंगे फुरन रिंग, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स को कहते हैं। इसका कोड क्या था, BUDA, बुधा। अगर OH ग्रुप कहाँ रहेगा, ये ऊपर में रहेगा तो कहलाएगा बीटा, अगर OH ग्रुप नीचे में रहेगा तो कहलाएगा अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ईपीमर क्या होता है, तो अभी हम चलेंगे, 2 क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करते हैं
और कोई एक कार्बन पे क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। जो कार्बन पे वो एक दूसरे से अलग होगा उसी को कहते हैं एपीमर। ठीक है। इनेंशियोमर क्या होता है, तो मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज मतलब जो इधर लेफ्ट में दिखेगा वो इधर राइट में दिखेगा, एकदम डिट्टो एक दूसरे का मिरर इमेज। सब डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब स्टेरियो आइसोमेरिज्म ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 पे पावर n। n क्या है, कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे, जैसा कि आपको पता है कार्बन में कितने चेन होते हैं, बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये चारों पे अलग अलग चीज़ होना चाहिए, जैसे कि एक पे हाइड्रोजन हो तो एक पे ऑक्सीजन हो तो एक पे क्या हो, ये CH3 हो, एक पे NH3 हो, एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड भी हो गया तो ये भी कायरल कंपाउंड नहीं होगा। कायरल कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है और चारों में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड आके जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैं आपको एक छोटा सा समरी बता दी। चलिए अब पढ़ते हैं 2 पे पावर n। जैसे कि अगर कायरल कंपाउंड 4 निकला तो हमारा आइसोमर कितना हो जाएगा, स्टेरियो आइसोमर 2 पे पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है। अब देखते हैं कायरल कंपाउंड निकालने के लिए, तो हम कायरल कंपाउंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये दोनों हैं, दोनों एलिमेंट को देखें, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, कार्बन 3 है। तो इस मोनोसैकेराइड में सिर्फ एक ही है जिससे क्या होता है, कायरल कंपाउंड बनता है, और एक से कायरल कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कायरल कंपाउंड। क्या बोले थे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। देखिए ये पहले इसमें आते हैं, इसमें क्या है, पहला कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए दूसरे में आते हैं, क्या है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, और एक तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और एक तरफ मतलब इसमें एक कायरल कंपाउंड है, किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड में। कैसे, क्योंकि इस कार्बन का क्या है, चारों तरफ अलग अलग है। लेकिन अब इसमें आते हैं, एक तो सेकंड में क्या है, डबल बॉन्ड है तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन है, लास्ट में 2 हाइड्रोजन है। तो अगर पूछेगा कि मोनोसैकेराइड के 3 कार्बन में 2 स्ट्रक्चर होता है, दोनों में से किस स्ट्रक्चर का कायरल कंपाउंड होता है, या किस स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, या किस स्ट्रक्चर का हम स्टेरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं, तो वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, ये कार्बन है। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, आइसोमेरिज्म निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले कायरल कंपाउंड खोजना होगा। पहला कार्बन का है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेकंड कार्बन पे पहला में इधर में क्या है, OH है, ठीक है, अलग है, इधर क्या है, H है, अलग है, ऊपर क्या है, अल्डिहाइड है, अलग है, नीचे कितना है, 1 2 3 4, मतलब ये तो पूरी तरह अलग है, मतलब कार्बन कायरल 2 एक हो गया। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं, कार्बन 2 तो कायरल हो गया। अब कार्बन 3 में आते हैं, एक तरफ क्या है, OH है, ठीक है, एक तरफ H है, ऊपर में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, नीचे में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ऑटोमेटिक अलग हो गया, मतलब कि कार्बन 2 और कार्बन 3 दोनों कायरल हो गए। अब आते हैं कार्बन 4 में, कार्बन 4 में इधर क्या है, OH है, इधर क्या है, H है, नीचे में कितने कंपाउंड है, 1 और 2, और ऊपर में 1 2 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 1 2 3 अलग अलग है, ऊपर से ऊपर में क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और नीचे में कोई अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे अलग हो गया। तो हमारा कौन सा कितना हो गया, कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 अलग हो गया। अब कार्बन 5 में आते हैं, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ CH2OH, और एक तरफ बहुत बड़ा कार्बन, तो ये तो होगा ही। 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हमें कितने कायरल कंपाउंड मिले, 1 2 3 4 कायरल कंपाउंड मिले। तो कितने आइसोमेरिज्म होंगे, 2 पे पावर n, मतलब 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16 स्टेरियो आइसोमेरिज्म मिलेंगे। आशा आपको स्टेरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। अब D और L स्टार्टिंग में ही बताया था, डी हमेशा सही होती है, तो अगर राइट साइड में रहेगा तो D, और अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो L। और किस पे, कार्बन नंबर 2 पे। चलिए कार्बन नंबर 2 पे हम आ गए। क्या ये राइट साइड है, नहीं, ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या है, L ग्लूकोज है।
और सेकेंड नंबर कार्बन में यहाँ पे देखिए राइट साइड में है, इसलिए कौन सा ग्रुप है, डी। तो आपको डी और एल निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या में, एनोमेरिक। एनोमेरिक भी आपको पहले ही बता दिया था, कौन सा इसका फॉर्मूला है, बुद्धा, BU अगर OH ग्रुप कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा तो बीटा, और OH ग्रुप नीचे में रहेगा तो अल्फ़ा। मूता रोटेशन में होता है ना कि जब हम अल्फ़ा और बीटा को पानी में डालते हैं ना तो बीटा अल्फ़ा बन जाता है और अल्फ़ा बीटा हो जाता है। ठीक है, इसमें रोटेशन हो जाता है, दोनों अपोजिट बन जाता है। समझ गए, ये मैंने समझा दिया। देखिए बुद्धा कोड भी है। इपीमर क्या होता है, क्या बोला था, इसमें दो मोनोसैकेराइड को कंपेयर किया जाता है, किसी एक कार्बन पे क्या होता है, एक कार्बन पे ये दोनों अलग होते हैं। चलिए तो हम कंपेयर करते हैं पहला कार्बन, ये दो मोनोसैकेराइड को। ठीक है, पहला CHO सेम है, नीचे में CH2 सेम है, इधर HCO यहाँ पर भी सेम है, कार्बन 4 भी सेम है, कार्बन 3 भी सेम है। लेकिन कार्बन 2 में देखिए क्या हो रहा है, एक राइट तरफ हाइड्रोजन है और एक लेफ्ट तरफ हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इपीमर है। कौन सा, कार्बन 2 पे। ठीक है, चलिए अब सेकंड और थर्ड ये ग्लूकोज को कंपेयर करते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहला CHO सेम, लास्ट सेम, सेकेंड सेम, लास्ट सेम, थर्ड सेम। अरे फोर्थ में क्या हो गया, देखिए फोर्थ में हो गया, ग्लूकोज में राइट साइड में OH है और यहाँ पे ग्लैक्टोज में लेफ्ट साइड OH है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे का इपीमर है किस पे, कार्बन नंबर 4 पे। अगर कुछ आपसे पूछेगा कि क्या मैनोज और ग्लूकोज इपीमर है, तो हाँ, किस पे, तो कार्बन नंबर 2 पे। क्या ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इपीमर है, हाँ, किस पे, कार्बन नंबर 4 पे। समझ में आ गया। चलिए अब इपीमर इसमें भी आप समझ सकते हैं, वही एक दूसरे से क्या करके, कंपेयर करके। चलिए इनेंशियोमर मतलब क्या बताए थे, मिरर इमेज, जो इस एक ग्रुप में राइट में होगा वही अगले ग्रुप में क्या होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर OH है तो इधर OH है, इधर H है तो इधर H है, इधर H है तो इधर H है। ठीक है, सेम है, इसका अपोजिट मतलब मिरर इमेज होगा। समझ में आ गया। अब हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में ही किया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को। पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम ग्लाइकन्स भी होता है। ठीक है, चलिए मोनोसैकेराइड में क्या होते हैं, ये सबसे सिंपल शुगर होता है और इसमें 99% क्या होते हैं, स्ट्रेच चेन होते हैं, और इसमें कार्बन 3 से लेकर कार्बन 10 तक होता है और इसका नेमिंग के लास्ट में ओज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा दिए थे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि नाम भी पूछता है, तो 3 वाले को ट्रायोज कहते हैं, 4 कार्बन वाले को तेत्रोज कहते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटोज कहते हैं और 6 कार्बन वाले को हेक्सोज कहते हैं। ट्रायोज का एग्जाम्पल ग्लाइसल्डिहाइड, तेत्रोज का एग्जाम्पल इरिथ्रोज, पेंटोज का एग्जाम्पल अगर याद रखना होगा तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जिससे RI और XY से स्टार्ट हो तो उसको क्या कहेंगे, पेंटोज कहेंगे। हेक्सोज में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले आपको पता है क्या किया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन गिना जाता है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या कहा जाता है, पेंटोज, 6 कार्बन को हेक्सोज। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या देखना रहता है, ये देखना रहता है कि अल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है। पहले ही बताया था, अगर स्टार्टिंग में है तो क्या होगा, अल्डिहाइड, और बीच में रहेगा तो कीटोन। तो अल्डिहाइड है तो उसको अल्डोज शुगर कहेंगे और अगर कीटोन है तो उसको कीटोज शुगर कहेंगे। ठीक है, और डी और एल तो पहले ही बता दिया है। पुटिंग ऑल द कंसेप्ट टुगेदर, अभी तक जितना पढ़ा उस सब कंसेप्ट को एक साथ कीजिए। ठीक है, कितने कार्बन हो गए, तो 5 कार्बन। ठीक है, तो पेंट हो जाएगा। कौन सा ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डो पेंटोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा डी है या एल है, तो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एल है ये और ये डी है। समझ में आ गया पूरी तरह? चलिए अब अकॉर्डिंग टू द, अब सबको एक साथ रखने पे क्या होता है, तो बस इसमें क्या किया है, सबको नेमिंग सिखाया। अगर चार कार्बन है तो एरिथ्रोज होगा। फिर अगर 4 कार्बन है और उसमें क्या है, देखिए यहाँ पे एक चेंजिंग है तो उसको क्या कहेंगे, 3 ओज कहेंगे। तो इसको तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए अब सबका क्या बता रहा है, इम्पोर्टेंस बता रहा है। राइबोज, जैसा कि हमने बताया था, राइबोज क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। तो ये मेनली क्या में हेल्प करेगा, तो ये कोएंजाइम की तरह काम करेगा। किस में, तो एटीपी में, नाद, एनएडीपी और क्या, फ्लेवोप्रोटीन, राइबोफॉस्फेट, ये सब में ये क्या करेगा, कोएंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है। डी राइबोलोज का कैसे फॉर्म होता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से फॉर्म होता है और ये किसका इंटरमीडिएट बनता है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का बनता है। ठीक है। डी आर्बिनोज क्या से मिलेगा, तो या तो गम प्लांट से मिलेगा या पाल्म प्लांट से मिलेगा या चेरी गम से मिलेगा और ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। डी जाइलोलोज उद्गम से, प्रोटियोग्लाइकन से या ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन से, ये किसका बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ग्लाइकोप्रोटीन का। ऐसे करके क्या क्या दिया हुआ है, लाइगोज का दिया हुआ है और जेरुलोज का दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा सीख लीजिएगा। ये याद करने वाली बात है, समझाने का कुछ नहीं है। आप याद कर लीजिए किसका, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, डी ग्लैक्टोज और डी मैनोज का। मोनोसैकेराइड जैसा कि हमने बताया था क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जो पढ़ाया था वही है। अब आते हैं इसका टेस्टिंग में। तो इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो इसको क्या करेंगे, कॉपर में डालेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज कंपाउंड बना देगा और क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, तो रेड और ऑरेंज उसका प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो हमें पता, अगर रेड ऑरेंज प्रिसिपिटेट मिल गया तो ये रिड्यूसिंग है, अगर नहीं मिला तो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में क्या होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड मिलता है। ठीक है, और कितने शुगर यूनिट हो सकते हैं, 2 से 10 शुगर यूनिट हो सकते हैं। अगर 2 शुगर मिलेगा तो कैसा लिंकेज बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है डाइसैकेराइड। अब क्या है, अगर 2 से ज़्यादा मिलेगा तो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा। यह स्टार्टिंग में ही बताए थे। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अगर अकेले अकेले रहेगा तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा और अगर कोई दो मोनोसैकेराइड अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए इसमें वही दिखा रहा है। सबसे पहले पहचानो ये अल्फ़ा है या बीटा है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हमने कौन सा कोड किया था, BUDA, बुद्धा। ये क्या है, नीचे है तो क्या है, ये अल्फ़ा होगा और यहाँ पर भी नीचे है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर है। मेनली कौन सा कार्बन देखा जाता है, ये वाला ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, OH ऊपर है तो बीटा होगा। तो ये अल्फ़ा और बीटा तो हमने सीख गया। ठीक है, अब डी क्या था, तो OH राइट तरफ है इसलिए ये डी होगा। अब लिंकेज किसके किसके बीच होगा, तो जो पहला मोनोसैकेराइड है उसका पहला कार्बन, ठीक है, और जो सेकेंड तरफ मोनोसैकेराइड है उसका कौन सा कार्बन, 1 2 3 4th कार्बन, इन दोनों के बीच क्या होगा, लिंकेज होगा। ठीक है, तो मेनली ये कौन सा है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में कैसा लिंकेज बढ़ रहा है, अगर हम इसे देखेंगे तो क्या कहेंगे, 1 अल्फ़ा 4 बीटा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिखने से अच्छा क्या लिख देंगे, 1 4 अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, देखिए यही है वो अल्फ़ा। यहाँ पर एक और चीज़ पहले मैंने बताया था, अगर 6 कार्बन रहेगा तो उसका जो साइक्लिक बनता है उसको क्या कहते हैं, पायरेनोज। और अगर 5 कार्बन रहता है तो उसका साइक्लिक बनता है उसको कहते हैं फ्यूरानोज। तो यहाँ पर तो 6 कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पायरेनोज। ठीक है, अब पहला कार्बन है तो पहला कार्बन को कई लिंकेज को कैसे लिखे हैं, अल्फ़ा क्योंकि OH नीचे है, डी क्योंकि राइट साइड है, ग्लूको क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अब पायरानोसिल और लिंकेज क्या हो रहा है 1 और 4 कार्बन के बीच में, इसलिए 1,4 हो जाएगा। और फिर उसको क्या लिख देंगे ग्लूकोपायरानोज। ओज क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका ये किसका स्ट्रक्चर है? माल्टोज। माल्टोज ही दो क्या होता है ग्लूकोज से मिलके बनता है, ठीक है। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर कोई अगर पूछेगा तो क्या होगा 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 अल्फा 4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ऐसे ही ये लिंकेज बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? जैसे कि क्या है मोनो जो डाइसैकेराइड है वो सिर्फ ग्लूकोज शुगर से ही नहीं मिल के बनता है, वो नॉन ग्लूकोज शुगर से भी बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर ग्लूकोज प्रोटीन से मिला तो उसको क्या कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें कैसा लिंकेज रहता है? तो एन लिंकेज रहता है, ठीक है। जिसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, अगर ग्लूकोज से जुड़ा है तो ग्लूकोसामाइन, अगर ग्लैक्टोज से जुड़ा है तो ग्लैक्टोसामाइन। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे लिंकेज कैसे पता चलेगा कि एन लिंकेज है कि ओ लिंकेज है। ये हमारा कार्बन है फर्स्ट कार्बन, इससे डायरेक्ट कौन जुड़ रहा है? एन जुड़ रहा है, ठीक है, इसलिए एन लिंकेज है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 में कौन डायरेक्ट जुड़ रहा है? ओ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कैसा लिंकेज होगा? ओ लिंकेज होगा। अब कहेंगे कि यहाँ पे ओ वहाँ पे एन क्यों है? क्योंकि यही इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होगा जो आके इसमें जुड़ेगा, ठीक है। ये तो जानते हैं बॉन्डिंग कहाँ पे होता है? जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगला डाइसैकेराइड कौन सा है? तो सुक्रोज। सुक्रोज किसके किसके बीच बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पर क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टो मतलब फ्रुक्टोज। सुक्रोज क्या का बना हुआ है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। माल्टोज क्या का बना हुआ था? 2 ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज में कितने हैं? 1 2 3 4 ही कार्बन है। क्यों? जैसा कि हमें पता है फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। तो सेकेंड कार्बन पे क्या है? OH है। तो ये कार्बन भी हमारा लिंकेज से निकल जाएगा और लास्ट कार्बन भी लिंकेज से निकल जाता है। तो इसलिए इसमें कैसा कितने बॉन्ड का रिंग बनता है? 4 बॉन्ड का रिंग बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का कौन सा? पहला, ठीक है। अल्फ़ा क्यों होगा? ये तो पहले ही बता दिए थे एनोमेरिक के बारे में। और बीटा क्यों होगा? और इसका कौन सा? इधर से पहला, ठीक है, पहला दूसरा। तो ग्लूकोज का पहला ग्रुप और जो फ्रुक्टोज है उसका दूसरा कार्बन, दोनों क्या बनाएगा? लिंकेज बनाएगा। इसमें भी अल्फ़ा बीटा लिंकेज है, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना कार्बन पे है? पहला कार्बन पे, और बीटा दूसरा कार्बन पे। अगर कोई पूछेगा सुक्रोज में कैसा लिंकेज होता है तो अल्फ़ा 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और अगर इसको कोई लिखने कहेगा तो ये अल्फ़ा है तो पहले अल्फ़ा राइट साइड है इसलिए डी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसलिए ग्लूकोज। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होते हैं, उसका रिंग कितना का बना है? 5 का, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? पायरान हो जाएगा, ठीक है। फ्रुक्टोज तो फ्रुक्टो, बीटा क्यों लिखे? ये बीटा है इसलिए डी, क्योंकि राइट साइड है। फ्रुक्टो है इसलिए फ्रुक्टो। फ्रुक्टो में कितने कार्बन का रिंग बना है? 4 कार्बन का, तो इसलिए फुरन साइड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। माल्टोज में 1,4, सुक्रोज में 1,2, ठीक है। सुक्रोज है जिसको ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है डाइसैकेराइड, और इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको अगर फार्मा में देखें तो ये मिले सिरप त्रोसेज ये सब में मिलेगा। कितना किसमें स्वीटनेस है उसको कंपैरिजन किया है, तो ये तो याद करने वाला है नहीं, तो इसको चलिए स्किप करते हैं। अगला क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या से बना हुआ है? तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम मिल्क शुगर है। माल्टोज, सुक्रोज और अभी क्या पढ़ रहे हैं? लैक्टोज, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है? तो ग्लूकोज है और ग्लैक्टोज है। जो ग्लैक्टोज है उसमें बीटा, और जो ग्लूकोज है उसमें भी बीटा। तो इसमें कैसा लिंकेज बना हुआ है? तो बीटा 1,4 ग्लैक्टो ग्लूक्टो लिंकेज बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो याद हो गया होगा। हमें इसमें मिली क्या याद करना है? कैसा लिंकेज है और उसका दूसरा नाम क्या है और क्या में यूज होता है, ठीक है। तो इसका लिंक तो आपको निकालने पहले ही समझा दिया, अगर ज़्यादा समझाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोज का दूसरा नाम है मिल्क शुगर।
ये कैसे बनता है, तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का 1,4 लिंकेज से बनता है, ठीक है। बीटा लिंकेज रेशियो क्या रहेगा, तो अल्फ़ा और बीटा एनोमर का 2:3 रेशियो रहेगा, ठीक है। जो बीटा लैक्टोज है ना वो ज़्यादा सॉल्यूबल होता है और क्या होता है, ज़्यादा स्वीट होता है अल्फ़ा लैक्टोज से। इसका हम मेनली पेनिसिलिन प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, फर्मा में, ठीक है। माल्टोज तो पढ़ा दिया, आपको याद होगा। अब एक टर्म आता है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज में क्या से बनता है, तो लैक्टुलोज बनता है भी है ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज से। लैक्टोज क्या से बना था, तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से, लेकिन जो लैक्टुलोज है वो ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज से बना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, उल्लोज हो गया है, ठीक है। ये सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड है जो मेनली ऑब्जर्व नहीं होता है जीआई ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है। ये नेचुरल ऑकलिंग नहीं है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये लैक्जेटिव, जो हमारा क्या है पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो उसके ड्रग्स में ये क्या मिलता है, लैक्टुलोज, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट क्या को करता है, तो पोर्टन सिस्टम इंसेफेलोपैथी, ये जब बीमारी होता है ना तो हम लैक्टुलोज देते हैं एज ए लैक्जेटिव, ठीक है। लैक्जेटिव क्या है, तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने वाला दवा। अब ये मेटाबोलाइज किसके द्वारा हो सकता है, तो डिजिटल इलियम के द्वारा, कोलोन के द्वारा, ठीक है। ये अमोनिया को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब एक नया टर्म आया है सेलोबायोज। सेलोबायोज 2 ग्लूकोज यूनिट से बना है, ठीक है। लेकिन इसमें लिंकेज कैसा है, बीटा लिंकेज है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कंपाउंड अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसका लिंकेज कैसा होगा, बीटा लिंकेज होगा, ठीक है। तो ये 2 ग्लूकोज से भी मिल के बना है, इसमें लिंकेज कैसा है, तो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, मेनली रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग तो स्टार्टिंग में बता दी, इसलिए ज़्यादा उसमें खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्राइसैकेराइड कैसा होगा, तो रैफिनोज, मतलब कि इसमें ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है। टेट्रासैकेराइड सैकियोज, मतलब 2 ग्लैक्टोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज से मिलके बना है। इसको मेनली याद करने की ज़रूरत है, जैसा कि हमें पता है ओलिगोसैकेराइड 2 शुगर से लेके 10 शुगर तक मिलके बना हुआ है, तो वही इसमें दिया हुआ है। ये सब तो याद करने वाला है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 शुगर यूनिट, 10 शुगर यूनिट से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे इसमें मोनोसैकेराइड मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह का होता है, एक लीनियर होता है, एक ब्रांच्ड होता है। जो लीनियर होता है उसका एग्जांपल है सेल्यूलोज, जो ब्रांच्ड होता है उसका एग्जांपल है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इसको जो पॉलीसैकेराइड है वो कैसा होता है, तो नॉन रेड्यूसिंग होता है, मतलब ये स्वीट नहीं होता है और नहीं ये क्या होता है, ये नहीं दे सकता है अल्डोज और कीटोज रिएक्शन, ठीक है। ये वाइट होता है और एमोर्फस प्रोडक्ट इसका होता है। ये मेनली बड़ा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। और ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसका अलग अलग फंक्शन है। ये जो पॉलीसैकेराइड है ये स्टोरेज का काम भी करता है, स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। स्टोरेज जैसे कि हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है फर्दर ग्लूकोज देने के लिए, जैसे कि ग्लाइकोजन। प्लांट में जो स्टोर होता है उसको स्टार्च कहते हैं। और कौन कौन सा स्टोरेज है, इनोलिन और डेक्स्ट्रॉन। एग्जाम में आ सकता है कौन सा पॉलीसैकेराइड स्टोरेज है, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनोलिन और डेक्स्ट्रॉन, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कौन सा पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, तो जो प्लांट में होता है उसको सेलुलोज, जो फंगाई में होता है उसको काइटिन, ठीक है। कौन सा पॉलीसैकेराइड प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड को और 2 बात में डिवाइड किया गया है, होमोग्लाइकन, हेट्रोग्लाइकन। होमोग्लाइकन मतलब जैसे सेलुलोज है तो वो बहुत सारी यूनिट से बन के आया है, तो जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। और हेट्रो में अलग अलग रहेगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या रहेंगे, अगर अनब्रांच रहा तो अनब्रांच, ब्रांच रहा तो अनब्रांच, लेकिन हेट्रो में 2 तरह का मोनोमर रहेगा, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन स्टोरेज है किसका,
प्लांट का। अगर पूछेगा कि स्टार्च का मोस्ट कॉमन स्टोरेज क्या है, कहाँ का है, तो प्लांट का। और हम ह्यूमन का पूछेगा तो ग्लाइकोजन। ठीक है। अब जो स्टार्च है इसमें 10 से 30% क्या होते हैं, एमाइलोज होते हैं, और 70 से 90% अमाइलोपेक्टिन होते हैं। इसका डिफरेंस हम नीचे से देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जो अमाइलोज है वो पहले कितना 10 से 20% होता है। इसमें लीनियर अनब्रांच चेन होता है ग्लूकोज का, और लिंकेज कैसा होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज। ये याद ही रखिए, कैसे भी याद रखिए, याद रखिए। क्या एमाइलोज क्या है, अल्फा 1,4 लिंकेज है। ये लीनियर अनब्रांच, लीनियर बोलने का ही मतलब है कि कोई ब्रांच इसमें नहीं है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन क्या है, इसमें ब्रांचिंग होता है, और इसमें 2 तरह का लिंकेज पाया जाता है, अल्फा 1,4 लिंकेज, और जो ब्रांचिंग में लिंकेज होता है उसको अल्फा 1,6 लिंकेज कहते हैं। ठीक है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपको समझ में आ गया। अब स्टार्च का देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अमाइलोज है। कैसे, क्योंकि ये लीनियर है। ब्रांच देखना है तो देखिए ये ब्रांच है, ये अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है। अब एनिमल का जो स्टार्च होता है, मतलब जैसे कि प्लांट में स्टार्च क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, तो इसलिए इसको ऐसे नाम रख दिया ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च। ठीक है। जो एनिमल का स्टार्च जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है। स्टार्च की तरह नहीं, इसकी दोनों तरह का होता है, लीनियर और ब्रांच। ये सिर्फ ब्रांच्ड होता है। इसमें भी लिंकेज के 2 तरह के पाए जाते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज। तो अगर पूछेगा ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, तो ग्लाइकोजन में कितना रेसिड्यू था ब्रांचिंग में, 8 से 12। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में एक बार क्रॉस चेक कीजिए, 24 से 30 रेसिड्यू है। इससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन में भी क्या होता है, ब्रांचिंग होता है, ग्लूकोज का 2 लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,6 लिंकेज। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में कितने ब्रांचिंग के रेसिड्यू हैं, 24 से 30। लेकिन ग्लाइकोजन में कितने हैं, 8 से 12। ठीक है। ये भी हाइड्रोलाइज होगा अल्फा और बीटा एमाइलेज में, किसके द्वारा, तो ग्लाइकोजन फॉस्फरेज के द्वारा। ये आगे जब हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, तब ये सब एंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। डेक्स्ट्रीन ये भी क्या करता है, तो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। तो ये कहाँ, इसका क्या लिंकेज होता है, इसका भी अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। इसमें 2 एडिशनल बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1,2 और अल्फा 1,6। ये कहाँ पाया जाता है, पहले ये होता क्या है, तो जब स्टार्च पूरी तरह नहीं टूटेगा तो क्या बनाएगा, डेक्स्ट्रीन बनाएगा। ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये मेनली यूज होता है प्लाज्मा एक्सटेंडर में। मतलब कि जब किसी को शॉक बीमारी होता है ना, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्च को पार्शियली तोड़ते हैं। ठीक है। ये क्या में यूज होता है, तो डेंटल प्लेक्यू में भी ये यूज होता है। चलिए अब आते हैं इनुलिन। इनुलिन क्या होता है, तो ये एक फ्रुक्टोज यूनिट है। ठीक है। जिसके लास्ट में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आया भी है बहुत तरह कि कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो प्रीबायोटिक फाइबर है, क्या, प्रीबायोटिक फाइबर, इनुलिन। इसमें लिंकेज कैसा होता है, बीटा 1,2 फ्रुक्टोफ्यूरानेज। ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, फ्रुक्टोज यूनिट होता है, लेकिन लास्ट में एक ग्लूकोज का रेसिड्यू होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इनुलिन। ठीक है। ये किस में यूज होता है, तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमाइन करने में होता है। ये मेनली वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, लेकिन इंटेस्टाइनल एंजाइम के द्वारा ये तोड़ा नहीं जा सकता। इनुलिन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीबायोटिक फाइबर। इसमें फ्रुक्टोज का यूनिट होता है, लेकिन लास्ट में एक रेसिड्यू होता है ग्लूकोज का। ठीक है। अब आ गया सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, तो इसमें ग्लूकोज रेसिड्यू रहता है। कैसा लिंकेज होता है, तो आपको पहले ही बता दिए थे, जितने भी सी वाले यूनिट है उसमें क्या होगा, बीटा लिंकेज होगा। तो इसमें भी बीटा होगा और 1,4 लिंकेज होगा। ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है, तो वेजिटेबल फाइबर का। और ये मेनली कहाँ रहता है, तो प्लांट सेल के वॉल में रहता है। और कहाँ मिलता है, एक और चीज़, ये ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम जैसे साग सब्जी ये सब खाते हैं, तो जैसा हम सेलुलोज खाते हैं वैसा ही हमारे स्टूल में ये मिलता है, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है।
ठीक है, ये होता ही नहीं है। जब हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे ना, तब आप ये देखिएगा कि सेलुलोज किसी भी एंजाइम के द्वारा ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए सेम सेलुलोज हमारे स्थूल में मिलता है। ठीक है, ये सेलुलोज क्या है? मैक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, जो यूज होता है किस में? तो बाइंडल डिसइंटीग्रेंट जो टैबलेट होता है ना, उसमें। मिथाइल सेलुलोज, ये बल्क लैक्सेटिव, जब हमारा पेट खराब होता है उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज सेलुलोज हेमोस्टेट की तरह यूज होता है। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये भी हमारा कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। मैंने बहुत सारे ये पॉलीसैकेराइड कॉन्स्टिपेशन के ड्रग्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो ये तो याद कर लीजिए, देख ही रहा है। काइटिन, काइटिन, काइटिन क्या होता है? तो ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा। पहला क्या था? तो स्टार्च। ठीक है, अब दूसरा जो फंगाई के सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? काइटिन। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे होता है? तो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, उनके जो एक्जोस्केलेटन, बाहर में स्केलेटन दिखता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्पाइडर के बाहर, इंसेक्ट के बाहर, क्रिस्टेशियंस के बाहर। ठीक है, तो काइटिन मेनली क्या होता है? कोटिंग होता है। ये क्या देता है? तो रिगिडिटी देता है, मतलब जैसे कि क्रैब है, क्रैब को अगर ऊपर से चोट लगता है तो वो छूट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो मजबूत होता है, उसको क्या करता है? हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर के इंजरी से। तो इसमें कैसा बॉन्ड होता है? तो लीनियर पॉलीमर इन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बीटा 1,4 लिंकेज होता है। ये याद करना पड़ेगा, लिंक बॉन्ड को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या कह रहा है कि जो डेराइव कार्बोहाइड्रेट है वो ऑब्टेन कैसे होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो सकता है? या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन हो सकता है। अगर शुगर एसिड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ तो बनेगा ग्लूकोनोइक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो बनेगा ग्लूकोरोनिक एसिड। अगर रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो बनेगा मैनिटोल। और अगर उसमें अमाइनो शुगर ऐड किए तो ग्लूकोअमाइन या ग्लैक्टोअमाइन। ठीक है, अगर उसमें से ऑक्सीजन निकाले, जैसे राइबोज, राइबोज कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है, लेकिन अगर उसका ऑक्सीजन निकाल दिए तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाएगा। तो ये तो आपको याद होगा। इसी के साथ क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म हुआ। एक चीज़ और याद रखिए, एक कार्बोहाइड्रेट में कितना एनर्जी मिलता है? तो अगर हम इसको कैलोरी में निकालें तो 4 कैलोरी मिलेगा, लेकिन अगर जूल में निकालें तो 17 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा बच गया है। हाँ देखिए, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? हमारे शरीर के ये फ्यूल की तरह काम करता है, ये हमें एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। और इसका सिर्फ स्टोरेज प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कौन हेल्प करता है? तो सेलुलोज प्लांट का। ठीक है, हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या हम लोग का स्ट्रक्चर का जो सेल वॉल होता है उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड या प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। अभी आपको पढ़ाए थे फंगाई या कोई इंसेक्ट रहे, उसके जो कवरिंग होता है उसमें क्या होता है? काइटिन। और अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन्स। ठीक है, फंक्शन ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है तो इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? कॉपर या आयरन के द्वारा। अगर कॉपर से कर रहे हैं तो सेलुलोप्लाज्मिन, और आयरन के द्वारा कर रहे हैं तो ट्रांसफेरिन की तरह। ठीक है, इसका अदर फंक्शन है कि ये ब्लड टाइपिंग में भी यूज होता है और ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ये भी क्वेश्चन याद करिएगा, अगर पूछेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, तो हाइयालुरोनिक एसिड। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट एंटीकोगुलेंट की तरह यूज होता है? तो हेपरिन। ठीक है, ये सब याद करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा है आपको ये कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट समझ में आया तो इसका अगला पार्ट ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, मतलब इसमें जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो देखने के लिए हमारे अगले पार्ट से बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।